आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, जिनसे लेंगे हम स्ट्रैटेजीज और कुछ ट्रेड्स को भी समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी आपके लेकर आएंगे। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन। आपकी स्क्रीन पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है? तो तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है, 24,350 के आसपास उन लेवल्स को पार करने की पूरी कोशिश में। निफ्टी बैंक पूरा सपोर्ट कर रहा है, 1.5-2% तक की तेजी यहां से देखने को मिल रही है। लगभग 900 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर अगेन लीड कर रहा है, एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये इंडेक्स। मिड कैप स्मॉल कैप से पीछे नहीं है, मिड कैप 1.5-2% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर है। चौतरफा बाइंग है, इसीलिए आपको मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव दिखाई देगी, क्योंकि बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ या बुल्स की तरफ ज्यादा है। लगभग 1500 स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 900 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ, 1000 स्टॉक्स से माफ कीजिए जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको सेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जो कि 3% ऊपर है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% ऊपर, निफ्टी एनर्जी में 2% की तेजी, निफ्टी मेटल 1.5-2% ऊपर है, निफ्टी ऑटो में 1% की तेजी है। वही रुझान आपको निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एफएमसीजी में देखने को मिलेगा। सिर्फ एक आईटी है जो आज परफॉर्म नहीं कर रहा है। मिड कैप आईटी में तो इनफैक्ट थोड़ा प्रेशर ही है, और इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टुवर्ड्स -22 पर है। तो ये रहा पूरा मार्केट का एक्शन इस समय। अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजीज आपके रिमेनिंग सेशन के लिए क्या हो सकती हैं। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है, एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए वापस निफ्टी बैंक एक पॉज के बाद क्या व्यू है इन लेवल से? देखिए दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए डेफिनेटली आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और कॉल राइटर्स बुरी तरह फंस चुके हैं। मेजरली निफ्टी और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी और निफ्टी की सेंसेक्स की कल एक्सपायरी और निफ्टी की परसों एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो दोनों ही जो एक्सपायरीज हैं उनके कॉल राइटर्स में एक रुझान फ्राइडे की तरफ बना था कि जब ऊपर 24,300 के आसपास निफ्टी में रेजिस्टेंस है और लगभग 80,000 के आसपास सेंसेक्स में रेजिस्टेंस रहेगा, पर दोनों ही ट्रैप हो चुके हैं। तो उसी का रुझान देखने को मिल रहा है कि आज अच्छा बड़ा मोमेंटम निफ्टी में नजर आ रहा है। खासकर निफ्टी की जहां तक बात है, 24,450, 24,500 ये मुझे लग रहा है कल के रेजिस्टेंस रहेंगे, और उसके ऊपर मुझे लग रहा है फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो 24,500 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 24,100, 24,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक वो होल्ड कर रहा है, बायो इंडेक्स की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 55,000 के कॉल राइटर्स इसमें भी आज के सेशन में फंस चुके हैं। तो 55,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी बन चुका है। ऊपर में टारगेट 56,000 के आसपास रहेंगे, 55,900 से 56,000 के आसपास। तो तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन सेंसेक्स, तीनों में बुलिश रुझान देखने को मिल रहा है, और माइनर डिप आता है तो बाय करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर कन्विक्शन ज़्यादा, तेजी के ट्रेड्स हो तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं अरुण? देखिए दो ट्रेड्स है। पहला स्टॉक होगा ओएनजीसी में बाय करने की सलाह है। ब्रेकआउट 250 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो ओएनजीसी बाय करें। 247 का स्टॉप लॉस लगाएं। 262 तक मुझे लग रहा है ओएनजीसी जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी एक 200 के ऊपर कंटिन्यूअस सस्टेनेंस देखने को मिल रहा है, तो फेडरल बैंक बाय करें। 200 के आसपास 195 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 212 तक के ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए अरुण की तरफ से। अब बात करते हैं ओन पॉकेट्स की, जहां पर एक जोरदार एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। शुरुआत कर लेते हैं पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स के साथ, जो तेजी में है आज के सेशन में और एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम पीएसयू डिफेंस पॉकेट में देखने को मिल रहा है। गार्डन शिप बिल्डर 9.5% ऊपर, 6.5% ऊपर है भारत डायनामिक्स। मिश्र धातु निगम 7.5% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड में भी 7% की तेजी देखने को मिल रही है। मेटल्स मजबूत, जिसमें सेल 2% ऊपर, 2.5-3% ऊपर हिंदुस्तान जिंक। नाल्को लगभग 2.5% ऊपर, 2% ऊपर एनएमडीसी कर रहा है ट्रेड। पावर स्टॉक से मोमेंटम तेजी का, भेल, टाटा पार, अदानी ग्रीन्स और सीमेंस 3% तक तेज हैं आज के सेशन में। एनर्जी स्टॉक्स लेकर आते हैं, यहाँ एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। आईजीएल मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में, 3.5-4% की तेजी। एमजीएल 4% ऊपर, 2% ऊपर कैस्ट्रॉल। अदानी टोटल गैस भी मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। बैंक स्टॉक्स लेकर आते हैं। अब देखिए आप बैंक शेयर्स को। आरबीएल बैंक 10% ऊपर, 10% ऊपर डीसीबी बैंक, यूनियन बैंक 3% ऊपर, पीएनबी 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। फार्मा में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, अजंता फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अजंता फार्मा में 3.25% की तेजी है। ग्लेनमार्क फार्मा 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। न्यूलैंड लैबोरेटरीज में 3.25% का मुफ्त, 3% ऊपर टॉरंट फार्मा है। रियल्टी स्टॉक्स पे भी तेजी है आज के सेशन में। इंडेक्स भले ही 0.25% ऊपर हो, लेकिन स्टॉक्स में मूव ठीक ठाक है।
यहाँ पर प्रेस्टीज तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, 3% ऊपर, 2.5% ऊपर ओबरॉय, डीएलएफ भी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आखिर में दिखाते हैं आईटी स्टॉक्स जो कि कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, जहां पर सास्केन टेक 4% नीचे, 2.5% नीचे एम्फोसिस, एल&टी टेक सर्विसेज 2.25% नीचे, 0.2% नीचे न्यूजन सॉफ्टवेयर कर रहा है कारोबार। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का पूरा एक्शन। इस बीच कुछ स्टॉक्स पर और राय लेते हैं और एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ऑटो से, वो है मारुति, जो कि खुला मजबूत नहीं था लेकिन अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा मोमेंटम मारुति में इस समय बनता हुआ दिखाई दिया है। राय लेते हैं अरुण की मारुति के स्टॉक पर। अरुण, देखिए इस शेयर को और बताइए क्या राय आपके दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए। देखिए दीपाली जी, एक स्ट्रॉन्ग बेस जरूर बना है स्टॉक ने 11,400 11,500 के आसपास। तो स्टॉक को बाई करना है 12,000 के ऊपर। 12,000 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 4 हफ्तों से स्टॉक 12,000 के आसपास लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 12,000 के ऊपर निकलता है तो ही बाई करना है। ऑलमोस्ट 130-140 रुपए ही दूर है। तो 12,000 के ऊपर निकलेगा तो इसका टारगेट 12,300 12,400 तक देखने को मिल सकते हैं। तो 12,400 के टारगेट रहेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 11,750 के आसपास। तो 12,000 के ऊपर निकलता है तो बाई करें और 12,400 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी मारुति पर, जो कि 200 रुपये लगभग ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर लाते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस स्टॉक में देखिए इन लेवल्स पे भी एंट्री कंफर्ट दे रही है क्या? क्या व्यू है इन स्तरों से एचएएल पर? स्टॉक तो काफी अच्छा है पर ऑलमोस्ट 6% ऊपर है और लगातार स्टॉक चला भी है। तो यहाँ पे तो एंट्री करने की सलाह नहीं है। इसका जो ब्रेकआउट आया 4300 के आसपास आया, और तो 4300 के आसपास मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल वापस एक बार आपको डिप मिलेगा। तो 4300 के आसपास बाई करें, ऑलमोस्ट 2% नीचे। स्टॉप लॉस लगाएं 4180 के आसपास। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 4650 4700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डिप में बाई करें, 50 से 100 रुपए डिप आती है तो वहां पे एंटर करके चल सकते हैं। एक राय आपके मैसडॉक पर भी चाहिए, ये भी 6% ऊपर है, इसे देखिए और बताइए क्या सलाह रहेगी। मैसडॉक अगेन ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इसमें भी मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बेस्ट लेवल 2750 2740 के आसपास बाई करें। छोटा स्टॉप लॉस लगाएं 2695 का। तो डिप में बाई करें, 2695 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में इसका टारगेट 2880 और 2890। तो ऑलमोस्ट 110 120 रुपए की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो अगेन ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। ओके, तो मैसडॉक 2786 पर ट्रेड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की सलाह है। अच्छा, पीएसयू बैंक्स में अच्छी बाइंग, एक स्टॉक लेकर आते हैं पंजाब नेशनल बैंक का, जो कि अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 3.5-4% की तेजी स्टॉक में 102-103 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। एक स्टॉक और पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, वो है बैंक ऑफ इंडिया, ये भी 3% ऊपर है, 119 रुपए के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी पिछले कुछ मिनटों के दौरान ज़्यादा एक एक्सेजरेटेड बाइंग आती हुई दिखाई दी है। देखिए दोनों स्टॉक्स को, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी, और बताइए क्या रहा है। ये जो एक्सटेंडेड अपमूव देखने को मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? दोनों में कंपेयर करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट थोड़ा बेटर नजर आ रहा है क्योंकि ओवरऑल फ्लैग का ब्रेकआउट आज संकेत क्लियरली देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 115 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अभी तक उतना चला नहीं है। ऊपर में 124 126 ये दो टारगेट बैंक ऑफ इंडिया में रहेंगे। पीएनबी में अगेन ये स्टॉक भी काफी बेहतरीन है पर अभी भी चार्ट इसका रेजिस्टेंस 104 के आसपास नजर आ रहा है। तो अगर ये इसमें डिप मिलता है वापस 101 रुपए के आसपास तो इसको बाई करें। ऊपर में टारगेट 106 108 तक के रहेंगे। अगर दोनों में कंपेयर करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है उसमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया की। दोनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बाजार के फोकस में एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जिनमें तेज गिरावट देखने को मिली है। क्या है कारण, बताने के लिए यतिन मोता है हमारे साथ। तो यतिन बताइए, एनबीएफसी स्पेस में स्पेशली श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, यहाँ पर जो स्लाइड देखने को मिल रहा है उसके पीछे के कारण क्या हैं? जी, गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, अगर हम बात करें एनबीएफसी शेयर्स की तो ज़्यादातर एनबीएफसी शेयर्स प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी को लेके कंसर्न्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो एल&टी फाइनेंस में देखें तो Q4 नतीजों के बाद शेयर में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी बिगड़ रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो ग्रोथ केवल 4% की आई, जो शायद स्ट्रीट को पसंद नहीं आई। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने एक विधेयक पास किया है जिसके अंदर एमएफआई की जो रिकवरी नियम है उनमें ढील दी जाए और वहाँ कहीं ना कहीं जो एमएफआई कारोबार है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम बात करें एल&टी के
तमिलनाडु बिजनेस की, तो लगभग 20% ब्रांचेस जो हैं इनकी रूरल मार्केट्स में वो तमिलनाडु में है, तो कहीं ना बिजनेस वहाँ इंपैक्ट आ सकता है, उसके चलते स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए रेशियो और ग्रॉस एनपीए रेशियो देखें तो कोई खास सुधार आपको इस क्वार्टर में नहीं देखने को मिला, जिसके कारण बाजार को ये रिजल्ट्स पसंद नहीं आए। स्टॉक में 4% का प्रेशर। श्रीराम फाइनेंस भी लगभग 8% इंट्राडे गिरा, अभी भी 4-5% की आपको डाउनटेक श्रीराम फाइनेंस के शेयर में दिखाई पड़ रही है। Q4 के नतीजों के बाद अगर हम देखें तो 2 दिनों में शेयर में लगभग 16% का डिक्लाइन आपने देखा है। अगर हम बात करें, गाइडेंस भी कुछ खास नहीं, केवल 15% ईएम ग्रोथ की कंपनी बात कर रहा है, जबकि शायद बाजार 18 से 20% ईएम की गाइडेंस की कैलकुलेशन लेके चल रहा था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे भी इस क्वार्टर में प्रेशर देखने को मिला, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये लगता है कि जो सरप्लस लिक्विडिटी थी Q4 में, उसके कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ नजर पड़ रहा है। और अगर हम गाइडेंस की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा, शायद बाजार को पसंद नहीं आया और इसीलिए स्टॉक में एक बड़ा प्रेशर आप देख रहे हैं। ओके, तो ये बात हुई एनबीएफसी स्टॉक्स की क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक और पॉकेट है जो कि आज शाइन कर रही है, वो है डिफेंस स्टॉक्स, जहाँ पर जोरदार तेजी है, और कई स्टॉक्स तो ऐसे हैं जहाँ पर 10% तक की तेजी भी देखने को मिली है। यतिन ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड हैं ही, यतिन से ही पूछ लेते हैं कि क्यों तेजी देखने को मिल रही है डिफेंस स्टॉक्स पर, उसके बाद हम डिफेंस और एनबीएफसी दोनों पर राय लेंगे अरुण की। बताइए यतिन। तो डिफेंस शेयर्स की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वीकेंड पे टेंशन्स बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, शायद डिफेंस स्टॉक्स को इसका फायदा हो, ये बाजार मान के चल रहा है। इनफैक्ट 5 से 10% की तेजी आपको पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स में और प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स में भी आता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो आज पीएम मोदी के साथ वो बैठक करेंगे, स्टॉक ऑफ सिचुएशन देखेंगे, और इससे ज़्यादा जो आर्मी की प्रिपेयर्डनेस है यहाँ भी शायद रिव्यू हो सकता है। तो बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, जिसके कारण डिफेंस स्टॉक्स को शायद एक प्रोडक्शन में एक्सेलरेशन मिले, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल डील हुई, उसमें नेवी के अंदर जो इंडक्शन हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं 63,000 करोड़ का ऑर्डर सरकार ने फाइनलाइज कर दिया है, और 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट जो है भारत खरीदेगा, और अब तक की सबसे बड़ी इंडिया और फ्रांस की ये डिफेंस डील मानी जा रही है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल डिफेंस स्पेंडिंग की, तो काफ़ी सारे ऑर्डर सरकार ने ऑलरेडी थोड़े महीनों पहले दे दिए थे, और अब ये जो हाइटन टेंशन्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके चलते आज सारे के सारे डिफेंस शेयर्स में तेजी है, चाहे वो मझगांव डॉक हो, जीआरएससी हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, भारत डायनामिक्स हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगा कि 5 से 10% की औसतन तेजी इन सारे काउंटर्स में दिखाई पड़ रही है। ओके, चलिए शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो हमने HAL पर, मैसगांव डॉक पर तो चर्चा की ही है, और बाकी स्टॉक्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। BL उतना नहीं चला है, लेकिन यहाँ भी 3% के अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं, 306 के आसपास ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अब लेकर आते हैं दूसरी पॉकेट, जिसके यतिन ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वो हैं NBFC शेयर, श्रीराम फाइनेंस, L&T फाइनेंस, जहाँ पर अर्निंग्स के बाद एक हैमरिंग देखने को मिल रही है। एक बार देखिए दोनों ही स्टॉक्स को, L&T फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, क्या व्यू है, और वीक हो सकते हैं किन स्तरों से? जी, दोनों में कंपेयर करते हैं तो LTF जो कि L&T फाइनेंस का चार्ट काफी अच्छा है। ये स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट के संकेत भी दिए, ऑलमोस्ट 160 के ऊपर ही ब्रेकआउट देखने को मिला, और 180 तक ये स्टॉक गया है। नो डाउट एक न्यूज के बाद 165 के आसपास आया, तो डेफिनेटली स्टॉक को बाइंग रेडार पे रखने चाहिए। 160, 162 एक अच्छा रेंज है, वहां पे आता तो बाई करें। वहां से मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 175, 180 तक जा सकता है, तो ट्रेंड अच्छा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। श्रीराम फाइनेंस अगेन इसका चार्ट नेगेटिव है, और क्लियर कट आप कह सकते हैं लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन है, तो श्रीराम फाइनेंस को फिलहाल अवॉइड करें, किसी भी उछाल पे एग्जिट करने की सोचें। तो अगर दोनों में से किसी स्टॉक को बाई करना है तो LTF एक बेटर स्ट्रक्चर नजर आता है। ओके, हमने बात की L&T फाइनेंस के अर्निंग्स की, यतिन ने डिटेल समझाई क्यों गिरावट देखने को मिल रही है, और अब इन्हीं अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। चौथी तिमाही में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम 4%, तो मुनाफा 15% बढ़ा है। हालांकि एसेट क्वालिटी स्थिर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक्स में गिरावट है। आगे के आउटलुक पर करते हैं बातचीत। कंपनी के CFO सचिन जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे Q4 में जो AUM ग्रोथ रही वो लोवेस्ट रही 8 क्वार्टर्स में, अगर हम सालाना आधार पर कंपेयर करें। वहीं जो निम्स रहे वो भी 8.25% पे है वर्सेस 8.48% अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपेयर करें। तो जो ये हमने AUM ग्रोथ में गिरावट देखी है, जो 8 क्वार्टर्स में लोअर साइड पर रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, आगे के क्वार्टर्स के लिए आउटलुक क्या है, और साथ ही जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उनको टाइट करने के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आपकी रहेगी? तो ओवरऑल अगर हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमारा ओवरऑल बुक ग्रोथ जो हुआ है 19% हुआ है, रिटेल बुक ग्रोथ काफ़ी डिसेंट माना जाएगा इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में।
खास करके क्योंकि हमारे माइक्रो लोन में एक्सपोजर है, रूरल बिजनेस लोन्स बोलते हैं हम उन्हें। तो रूरल बिजनेस लोन्स में हम लोगों ने डिसबर्समेंट्स खुद से ही कम कर रखी है। और दूसरा बिजनेस जो जहाँ पे रिस्क कैलिब्रेटेड डिसबर्समेंट्स हो रही है हमारी, वो है टू व्हीलर। ये दो बिजनेसेस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बिजनेसेस सारे ग्रोथ दिखा रहे हैं। जैसे कि है होम लोन्स है, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग है, एसएमई है, पर्सनल लोन, ये सारे बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा सर FY25 के लिए जो प्रोविजनिंग रही है वो भी एलिवेटेड लेवल्स पर रही है। एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो क्रेडिट कॉस्ट है FY26 में वो नॉर्मल होते हुए दिखाई देगी। क्या गाइडेड रेंज रह सकती है, अगर आप कोई सेंस देना चाहें तो? श्योर। तो पहले इस साल के अंदर नॉर्मल कंडीशन में हमने कहा था कि 2.5 टू 2.75 की रेंज में रहेगी। लेकिन माइक्रो लोन्स ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर लॉसेस होते हैं तो साथ में ही आते हैं वो लॉसेस, राइट? और वो लॉसेस ऑलरेडी झेल चुकी है पूरी इंडस्ट्री। हम भी उसमें से बच नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे लॉसेस काफी कम रहे हैं इंडस्ट्री के से कंपेयर करेंगे तो। इसके अलावा हमने मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस भी बना रखे थे। ये एक तरह का रिजर्व क्रिएट हुआ था। ये मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस कोई इवेंट होती है उसी में यूज कर पाते हैं। हम लोगों ने इस साल 400 करोड़ उसमें से यूज किए हैं। अभी हम जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, हम लोग 575 करोड़ और हमारे पास मैक्रो पोटेंशियल प्रोविजंस हैं। तो अगर ये दिक्कतें आई भी अगर अगली साल में, तो हमारे पास काफी अच्छा अमाउंट है उसके साथ में डील करने का। रही बात ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट की, अगर माइक्रो फाइनेंस को हम अलग कर दें जिसकी इम्प्रूवमेंट होने लगी है धीरे धीरे कलेक्शन एफिशिएंसीज में, तो लॉसेस धीरे धीरे कम भी होंगे। इसके अलावा बाकी सारे बिजनेसेस हैं वो हम लोग, हमारा नया प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स, एक नया अंडरराइटिंग टूल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। ये हम लोग सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे बारिंग माइक्रो लोन्स। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और सचिन जी, अगर हम NIMs देखें तो वो Q4 में स्लाइटली डिक्लाइन हुए हैं 5.95% के आसपास। कंसीडरिंग कि माइक्रो फाइनेंस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, फंड्स राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स की सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में NIMs को लेकर आगे के लिए या फॉर इंस्टेंस FY26 के लिए आउटलुक क्या है? श्योर। एक्चुअली अगर देखेंगे पिछले 2 साल से हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी बढ़ोतरी हो रही थी, क्योंकि हम लोग रिटेल मिक्स हमारा बढ़ा रहे थे। होलसेल बुक के ऊपर हमारा ओवरऑल यील्ड्स काफी कम होती है। तो इस वजह से जैसे जैसे हम रिटेल की तरफ बढ़े तो हमारा 8% से वो 11.25% के करीब आ गया। वो हमारा पीक था नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्लस फी का अगर नंबर देखेंगे तो। अब जैसे ही मैंने कहा आपको, माइक्रो फाइनेंस जो कि हाईएस्ट यील्डिंग बुक होती है हमारे यहाँ, तो वो हम लोगों ने ब्रेक लगा रखे थे डिसबर्समेंट्स के। ये अगले 1-2 क्वार्टर्स और ब्रेक रहेगा। ऑलरेडी आप नंबर देखेंगे, पिछले साल हम लोग पर मंथ करीब 1400 करोड़ करते थे। इस साल हम लोगों ने धीरे धीरे करके वो 2000 करोड़ तक चले गया था। पिछले 4 क्वार्टर्स में ब्रेक लगा रखे हैं। 1400 करोड़ से ऑलरेडी मार्च एंड हम लोगों ने 1650 करोड़ किया है। एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा सर, अगर हम माइक्रो फाइनेंस बुक को देखें तो वहाँ पर जो हम माइक्रो फाइनेंस बुक जो छोटी हो रही है, श्रिंक हो रही है, तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से आगे जाते हुए अग्रेसिवली आप जो रिटेल लोन्स हैं, सपोज होम लोन्स हो या व्हीकल लोन्स हो, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी सिक्योर रिटेल लोन्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा टू ड्राइव फर्दर ग्रोथ? बिल्कुल। तो फार्म बिजनेस आप देखेंगे, बारिश अच्छी हुई थी पिछले साल, तो हमारा ग्रोथ भी आपने देखा 15% ग्रोथ देखी है उसमें। ये साल भी IMD का प्रेडिक्शन है कि बारिश अच्छी होगी। तो रूरल बिजनेस, जनरली रूरल बिजनेसेस के लिए अच्छी होती है। और जैसे ही ये माइक्रो लोन का जो इश्यू खत्म होगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। अभी कर्नाटका का ऑर्डिनेंस आया था फरवरी में, उससे 1-2 महीने की थोड़ी दिक्कत हुई थी, कलेक्शन एफिशिएंसी डिप हुई थी। हालांकि ये ऑर्डिनेंस हमारे लिए नहीं था, ये अनरेगुलेटेड एंटिटीज के लिए था, लेकिन असर पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में दिखी थी। चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। फिलहाल जो फैक्टर्स रहे हैं, क्यों गिरावट रही है,
स्टॉक में अर्निंग्स के बाद उस पर डिस्कशन हुआ और साथ ही आगे के आउटलुक पर भी एक सेंस मिला। थैंक यू सचिन जी आने के लिए शो में। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनंत अंबानी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है और कंपनी ने नतीजों के साथ एक्सचेंजेस को शुक्रवार को ये जानकारी भी दी। अनंत अंबानी 1 मई 2025 से 5 साल के लिए ये जिम्मेदारी संभालेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर बोर्ड ने नियुक्ति को मंजूरी दी। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा अनंत अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल, रिलायंस न्यू एनर्जी और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के बोर्ड में भी हैं। अनंत अंबानी सितंबर 2022 से रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड के भी सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते निर्मल बंक की स्वाति होटकर, मिराई एसर शेर खान की जतिन गेडिया और प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजार की जो मुकाबला चल रहा है, दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। आज पहला ही दिन है। लीड कर रहे हैं स्वाति होटकर, लीड कर रही हैं 0.42% रिटर्न्स के साथ। 0.19% का पोर्टफोलियो रिटर्न हरीश के पोर्टफोलियो से आ रहा है। जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो -1.86% रिटर्न्स लैंड कर रहा है। ये अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवंकर से। साथ ही हमारे साथ होंगे एथा एनर्जी के ईडी और सीईओ तरुण मेहता। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।